क्वेश्चन नंबर बी आपका कह रहा है कि यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो द नेम्स ऑफ मोस्ट रूम्स एंड लोकेशन। तो ज़्यादातर लोगों को आप में से पता होना चाहिए या आप लोग पहले से जानते हैं मोस्ट रूम्स एंड लोकेशन, जो आपके घर में कमरे बने होते हैं या उनकी जो लोकेशन, उनकी जो स्थिति होती है आप जानते हैं। इन अ टिपिकल होम, जो एक टिपिकल होम होता है, क्योंकि अपने सामान्यतः जो अपने घर होते हैं उनमें तो इस तरीके की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जिस घर में सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो उस तरीके के घर की बात करी जा रही है। मैच द फॉलोइंग रूम्स प्लेसेस विद देयर मीनिंग। सामान्य घरों की बात अगर मैं करूं तो उनमें तो केवल एक सोने का कमरा होता है, एक मेहमानों के लिए बैठने का कमरा होता है और कहीं कोई डाइनिंग रूम या इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं होती, या एटेक कहीं कोई नहीं होता, बेसमेंट, या ये सारी बातें सामान्यतः घरों में नहीं दिखाई देती। तो इसलिए वो कह रहा है कि इन अ टिपिकल होम। तो टिपिकल होम का मतलब ये इस बात से है। अब जैसे फर्स्ट नंबर पे जो वर्ड दिया है वो दिया है एटेक। एटेक का मतलब होता है अटारी से, इसे हिंदी में हम अटारी कहते हैं। अगर आप इसे मैच करेंगे तो ये कौन सा कमरा होता है, तो स्पेस इन द रूफ ऑफ अ हाउस यूजली यूज्ड ओनली फॉर अ स्टोरेज। तो जिस कमरे को छत के ऊपर बनाया जाता है और ज़्यादातर उसका उपयोग स्टोरेज के रूप में किया जाता है, तो उस जगह को आप एटेक कह के बताते हैं। अगला जो वर्ड दिया है वो वर्ड दिया है या लॉफ्ट। लॉफ्ट हिंदी में इसको कहते हैं मचान। शायद अगर आपके यहाँ कोई ओल्ड एज होगा, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति होगा तो वो आपको बताएगा कि मचान क्या था। अगर आप इसे देखें कि किस तरीके से, यहाँ नंबर 4 पे देखें कि रूम इन द रूफ स्पेस ऑफ अ हाउस कुड बी लिव्ड इन। तो रूम इन द रूफ स्पेस के छत पे जो जगह होती है उसमें एक जो रूम बनाया जाता है, लेकिन पहले में और उसमें अंतर ये है कि वो फॉर अ स्टोरेज था और ये कुड बी लिव्ड इन, कि इसमें रहने के लिए, इसमें रहा भी जा सकता है इस तरीके का। तो उसे आप कहते हैं क्या, लॉफ्ट, मचान। इसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ दिया है सेलर। शायद आप लोग हिंदी में इसे जानते होंगे, तय खाना। अगर आप इसे मैच करेंगे तो बिल्कुल नीचे से, जो ऊपर एक लाइन है, नीचे से जो पहले वाला है, रूम बिलो ग्राउंड लेवल। बिलो ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल है उससे भी नीचे जा कर के जो बनाया जाता है, वो तो तय खाना वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे कि रूम बिलो ग्राउंड लेवल, नो विंडोज यूज्ड फॉर स्टोरेज। अब चूंकि तय खाना है तो वहाँ विंडो तो बनेगी नहीं, तो क्लियर है कि नो विंडोज़, और यूज्ड फॉर स्टोरेज, और ये भी स्टोरेज के काम में आता है। तो इस तरीके की जगह, यानी अगर ऊपर बनाई जाती है मकान के तब वो एटेक हो जाती है, और अगर ज़मीन के अंदर चली जाती है तब आप उसे क्या कहते हैं, सेलर कहते हैं। इसके बाद 4 नंबर पे देखें बेसमेंट। अब सेलर और बेसमेंट दोनों लगभग एक जैसे हैं, अंतर क्या है वो आपको समझ में आएगा। रूम बिलो ग्राउंड लेवल, वो भी बिलो ग्राउंड लेवल था, ये भी बिलो ग्राउंड लेवल है। विंडोज़ फॉर लिविंग एंड वर्किंग, लेकिन यहाँ विंडोज़ फॉर लिविंग वो स्टोरेज के लिए था, ये रहने के लिए है क्या काम करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्राउंड लेवल में विंडोज़ कैसे, तो थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाता है और जहाँ आपके जो रास्ते खुलते हैं उसमें हल्की सी विंडो निकल आती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला वर्ड जो दिया है वो दिया है हॉल। हॉल तो मेरे ख्याल से आप लोग जानते ही होंगे। ओपन एज यू कम इनटू अ हाउस, सबसे फर्स्ट नंबर पे दिया है कि जो हॉल होता है वो कहाँ खुलता है, तो ओपन एज यू कम इनटू अ हाउस, जैसे ही आप किसी घर में अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको हॉल मिलता है। ठीक इसी तरीके से अगर आप पोर्च देखें, पोर्च क्या होता है, बरामदा। कवर्ड एरिया बिफोर एन एंट्रेंस डोर, जो कवर्ड एरिया होता है बिफोर एन एंट्रेंस डोर, जो आपका एंट्रेंस डोर होता है, तो उस एंट्रेंस डोर के अंदर जो जिस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जिसे आप बरामदा भी कह सकते हैं, पोर्च। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका पेंट्री और लार्डर। तो मेरे ख्याल से लार्डर वर्ड से आप परिचित होंगे, या कार, जैसे अगर आप ट्रेन में देखें तो पेंट्री वर्ड से भी परिचित होंगे। इसे आप कोठार कह के भी बता सकते हैं। और इसे आप मैच करेंगे ऊपर से जो 3rd नंबर पे, लार्ज कपबोर्ड बिग इनफ टू वॉक इनटू, इतना बड़ा जिसमें कि आप आराम से टहल सकें। फॉर स्टोरिंग फूड, और जिसे भोजन के स्टोरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो इस तरीके की जगह को आप कहते हैं पेंट्री और लार्डर। उसके बाद जो लास्ट है आपका वो टेरेस है, तो उसे तो आप मैच कर देंगे, लास्ट ही बचा है आपका नीचे से 3rd नंबर का, पेव्ड एरिया बिटवीन हाउस एंड गार्डन फॉर सिटिंग एंड ईटिंग ETC। तो बैठने के लिए या खाना खाने के लिए जो जगह बनाई जाती है
जैसे अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका गार्डन और हाउस के बीच की जो जगह बना ली जाती है, तो ये केवल आपके लिए वर्ड पावर है, एग्ज़ाम में नहीं आएंगी, आप इन्हें क्रॉस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी वर्ड कभी भी आपके उपयोग में आ सकता है। और मेरे ख्याल से मेरा मानना तो यह है कि यही वो चीज़ें हैं जिसे आप इस क्लास से अगली क्लास में ले जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप लोग तैयार करते हैं वो तो जाएंगे नहीं, जो स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी है लेसन में तो वो तो जाएगी नहीं। यहाँ से जो कुछ आप लेकर के जाएंगे नेक्स्ट जो भी आपकी क्लास होगी उसमें, या आप जो नॉलेज इस क्लास से अगली क्लास में ले जाएंगे, वो नॉलेज इंग्लिश में अगर आप देखें तो वर्ड पावर होगी, और जो ग्रामर का सेक्शन होगा वो होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो आप लोगों को इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब चूँकि बोर्ड ने इनके लिए कहीं कोई जगह नहीं रखी है एग्ज़ाम में, तो इसलिए हम लोगों को भी मजबूरन ये कहना पड़ता है कि आप इसे क्रॉस कर दें। इसके बाद देखिए पेज नंबर 126 पर अगर आप आते हैं तो यहाँ आपको कॉम्प्रीहेंशन दिया है। कॉम्प्रीहेंशन आप लोग जानते ही होंगे, जो आपने लेसन पढ़ा है उसकी जो एक्सरसाइज होती है उसे आप कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं, जो स्टोरी पढ़ी है। अब चूंकि ये टेक्स्ट बुक में आपने स्टोरी पढ़ी है और उसकी एक्सरसाइज यहाँ आपको मिल रही है, तो चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। हालांकि एग्ज़ाम में इसके लिए भी कहीं कोई जगह नहीं है, आप इसको भी क्रॉस कर दें। द स्टोरी द फन दे हैड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, कि ये जो स्टोरी है द फन दे हैड नाम की जो कहानी आपने पढ़ी है उसको कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, उसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। किस तरीके से? ए फ़नी स्टोरी, यानी आप कह सकते हैं इसे एक कि ये एक फ़नी स्टोरी थी। आप कह सकते हैं कि ये एक फेरी टेल था, परियों की कहानी थी, तो वो तो है नहीं। अगर आप साइंस फिक्शन कहें तो यहाँ वो भी नहीं है। एन इवेंट फ्रॉम हिस्ट्री, तो इतिहास का कोई यहाँ पाठ भी नहीं है, कोई घटना भी नहीं है, तो इसका मतलब सीधे सीधे आप इसे ए फ़नी स्टोरी कह सकते हैं। अगला है हु टोल्ड मार्गी दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड इन पेपर। ये बात किसने कही थी मार्गी से कि देयर वॉज अ टाइम, के एक समय होता था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड इन पेपर, कि सारी कहानियाँ एक कागज़ पर प्रिंट की जाती थी। तो मेरे ख्याल से अगर आपको याद होगा तो हर ग्रैंडफादर उसने क्या बताया था, हाँ, कि मेरे दादाजी के दादाजी ऐसा कहा करते थे कि उनके टाइम में जो कहानियाँ होती थी वो कागज़ पर लिखी होती थी। जब उसने ये क्वेश्चन किया था कि इस टाइप की भी बुक्स होती थी। हाँ, इसके बाद देखिए आपका जो 3rd नंबर का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू मार्गीज टीचर, कि नीचे आपको जो स्टेटमेंट मिल रहे हैं उनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो मार्गी के टीचर के ऊपर अप्लाई नहीं होता। 1st नंबर पे देखेंगे तो ये कहा गया कि इट वॉज लार्ज ब्लैक एंड अगली, तो जबकि वो रेड था, ब्लैक नहीं था, तो ये तो इसके बाद तो यही है जो टीचर के लिए नहीं कहा गया। क्योंकि दूसरे नंबर पे इट कैलकुलेटेड द मार्क्स इंस्टेंटली, तो ये तो सही है कि उसने जो मार्क्स थे उनको तुरंत कैलकुलेट करके बता दिया कि तुम्हारे इतने नंबर आए। इट हैड टिनी रोबोटिक वॉइस, तो ये भी सही है कि उसकी रोबोटिक, क्योंकि वो रोबोट ही होता है तो रोबोटिक वॉइस हो गई। इट टॉट एट रेगुलर आवर्स, और ये भी सही है कि वो रेगुलर आवर्स में ही पढ़ाता है। तो टीचर होता था उसका एक टाइम, क्योंकि मार्गी की माँ का ऐसा मानना था कि अगर बच्चों को इस उम्र में अगर बच्चों को एक निश्चित समय पर पढ़ाया जाता है तो बच्चे ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। तो इसलिए आप 1st नंबर को यहाँ टिक कर सकते हैं कि इट वॉज लार्ज ब्लैक एंड अगली। ठीक, तो यही स्टेटमेंट है जो मार्गी के टीचर के ऊपर अप्लाई नहीं होता। इसके बाद अगर आप बी में देखेंगे तो वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो उसमें जो 1st नंबर का है कि मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन हर टेस्ट, तो कौन सा टेस्ट था जिसमें मार्गी ख़राब कर रही थी, तो आप कह सकते हैं कि वो जियोग्राफी का सेक्टर था। अगला देखें, द सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, कि टॉमी के शिक्षक का कौन सा भाग ब्लैंक आउट हो गया था, खाली हो गया था, तो वो आप कह सकते हैं हिस्ट्री का। टॉमी क्लेम्ड दैट हिज वॉज एज स्मार्ट एज अ टीचर, तो टॉमी ने ये दावा किया था कि उसका कौन उतना स्मार्ट था जितना कि एक टीचर होता है, जो रोबोटिक टीचर था उतना स्मार्ट होता है। जब मार्गी ने ये कहा था कि नहीं, एक आदमी एक टीचर के जितना नहीं जान सकता, तो टॉमी ने ये दावा किया था। तो किस व्यक्ति के लिए? तो उसने फादर के लिए दावा किया था।
तो यहाँ फादर को टिक कर देंगे। मार्गीस स्कूल रूम वॉज राइट नेक्स्ट टू हर, कि मार्गी का जो स्कूल रूम था वो किसके बगल में, यानी उसके घर में कौन से कमरे के बगल में पड़ता था, तो वो आप कह सकते हैं कि उसके बेडरूम के बगल में। इसके बाद टॉमी वॉज देन मार्गी, टॉमी और मार्गी में यहाँ ये पूछा है कि कौन बड़ा था, तो टॉमी बड़ा था, तो आप कह सकते हैं कि टॉमी वॉज ओल्डर देन मार्गी, कि टॉमी मार्गी से ज़्यादा बड़ा था। इसके बाद लैंग्वेज प्रैक्टिस में मैंने आपको बताया कि ये वो ग्रामर का सेक्शन है जो आपको करना है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग लेसन 3 से ही नहीं कराया, क्योंकि मैंने ग्रामर को आप लोगों को अलग से कराना है। यहाँ बहुत शॉर्ट दी हुई है, हाँ, लेकिन इतना तो हमें पता लग ही जाता है कि टॉपिक क्या आएंगे। जैसे अगर यहाँ देखें तो नॉन फाइनाइट क्लॉज आपके सिलेबस में है, तो इस तरीके से हमें यहाँ से ये पता लग जाता है कि ग्रामर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक, अभी आप इसको छोड़ दें, क्रॉस नहीं करें, और इसके बाद आप आ जाएं ग्रामर का सेक्शन छोड़ते हुए पेज नंबर 129 पर। और 129 पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक स्पीकिंग टाइम मिलेगा। ठीक, स्पीकिंग टाइम को आप क्रॉस कर दें, क्योंकि ये तो बोल करके आपको प्रैक्टिस करने वाली बातें होती हैं, आप इसे क्रॉस कर दें। और इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा रीडिंग टाइम, और यहाँ फिर से आपको एक पैसेज मिलेगा, आप इस पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़िए, और फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। और ये एक नॉलेजेबल पैसेज है, इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि आपकी जो इंग्लिश है वो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट नंबर पे जो आपका पैराग्राफ लिखा है उसे देखें कि हाउ कैन यू बेस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश, कि आप अपनी अंग्रेजी को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन, ये निर्भर करता है इस बात पर, वेयर यू लिव, जहाँ तुम रहते हो, एंड पर्टिकुलरली, और ख़ासकर, वेदर और नॉट यू लिव इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी, कि क्या आप रहते हैं अथवा नहीं रहते इन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी, कि क्या आप एक इंग्लिश बोलने वाले समुदाय के बीच में रहते हैं या नहीं रहते। आपकी अंग्रेजी का जो इम्प्रूवमेंट है, आपकी अंग्रेजी कितनी इम्प्रूव हो सकती है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ हैं। अब रहते कहाँ हैं का मतलब यहाँ लेखक का इस बात से है कि क्या आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी में रहते हैं या नहीं रहते, क्योंकि अगर आप रहते हैं तो आपकी इंग्लिश ज़्यादा इम्प्रूव होगी, अगर आप नहीं रहते तो नहीं होगी। इफ़ यू हीयर इंग्लिश स्पोकन एवरी डे एंड मिक्स फ्रीली विद इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, इफ़ यू हीयर, यदि तुम सुनते हो इंग्लिश स्पोकन अंग्रेजी का बोलना एवरी डे, प्रतिदिन, एंड मिक्स फ्रीली, और बड़े सहज भाव से अगर आप मिल जाते हैं विद इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में। एक तो आप ऐसे समुदाय में रहते हैं, और जिन लोगों के साथ आप रहते हैं अगर आप उनमें घुल मिल जाते हैं, दैट इज ऑन द होल एन एडवांटेज, तो इससे आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है इंग्लिश सीखने में। ऑन द अदर एंड, अगर दूसरी ओर बात करें कि इट इज़ ऑफन कन्फ्यूजिंग, ये बड़ा दुविधापूर्ण होता है, टू हैव द होल लैंग्वेज पॉर्ड ओवर यू एट वंस। पॉर्ड ओवर का मतलब होता है टू स्टडी या टू रीड केयरफुली, किसी भी चीज़ का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना, उसके लिए यूज़ किया जाता है पॉर्ड ओवर। आप चाहें तो अंडरलाइन करके लिख सकते हैं।